Hello student, this is sixth lecture of is matter around us pure. Okay, today we start a fractional distillation. Okay, fractional distillation is used to separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin. मतलब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं दो ऐसे मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं लेकिन कम लेस देन 25, मतलब 25 केल्विन 25 केल्विन से कम, लेकिन ऐसे मिक्सचर मिसिबल लिक्विड का जिनमें मौजूद सभी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। डिस्टिलेशन में बेसिकली हम दो मिसिबल लिक्विड को डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा अलग करते थे, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि दो से अधिक मिसिबल लिक्विड को इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। चलिए बात करते हैं। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एयर जो होता है वो बहुत प्रकार के गैसेस का मिक्सचर होता है, एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें बहुत प्रकार के अन्य अन्य प्रकार के गैस पाए जाते हैं। बिलो इज डायग्राम विच शो द स्टेप ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर। थोड़ा सा हम नीचे यहाँ डायग्राम नहीं दिया गया है, डायग्राम हम आपको अभी बुक में बताएंगे, ठीक है, उसमें कैसे क्या करते हैं। तो हम बताते हैं कि वो स्टेप में होता क्या है। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। पहले क्या करते हैं कि एयर को हम कंप्रेस करते हैं, कैसे, प्रेशर को इंक्रीज करके, फिर उसके बाद देन कूल बाय डिक्रीजिंग, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं टेम्परेचर को कम करके, जिस कारण से जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाता है। जो गैसियस एयर जो गैस के फॉर्म में है वो लिक्विड के फॉर्म में चला आता है। फिर द लिक्विड एयर वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद वो जो लिक्विड एयर है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करते हैं। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट अ डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पे जो गैसेस है वो जैसे जैसे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट आते जाता है वैसे वैसे करके वो सब सेपरेट होते जाते हैं। इस तरीके से इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ गैस फ्रॉम द एयर। इस तरीके से जो एयर में गैस है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस प्रोसेस का। चलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे फिगर है आपके स्टैंड बुक में होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले जो एयर है उस एयर को क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन। कंप्रेशन मतलब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करता है टेम्परेचर को कम करने के बाद। तो जो एयर होता है वो लिक्विड एयर में चला आता है, ठीक है। फिर उस लिक्विड एयर को गर्म करते हैं। जैसे ही लिक्विड एयर को गर्म करते हैं तो सबसे पहले बॉयल होकर निकल जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस 196 केल्विन है। फिर उसके बाद बॉयल होकर निकलेगा आर्गन। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -186 डिग्री सेल्सियस ऊपर में भी है। थर्ड जो निकलेगा वो ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है कितना, -183 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम एयर को लिक्विड में लाके फिर उसको गर्म करते हैं तो एयर की जो कंपोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, इसमें से सबसे पहले नाइट्रोजन निकल जाएगा, फिर आर्गन निकलेगा, फिर ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। क्या करते हैं कि उस लिक्विड एयर को, जैसे जो हम कंप्रेस किए, उसके बाद उस लिक्विड एयर को इस फनल में डालते हैं, डिस्टिलेशन फ्लैस्क में डालते हैं और स्लोली हीट करना चालू करते हैं। या थर्मामीटर लगा देते हैं ताकि हमको पता चले कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसी के अनुसार हम उसको हीट करें तो अच्छा है, धीरे धीरे। फिर जैसे ही इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले इसमें से जो लिक्विड के रूप में एयर है, उस एयर में से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा और वो ऊपर उठ जाएगा। फिर ये पास करेगा आपके वाटर कंडेंसर से, ठीक है, जहां वो नाइट्रोजन गैस कूल होकर एक तरीके से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, या अदरवाइज हम उसको सेपरेट ही करना चाहते हैं तो जैसे ही हीट करेंगे तो वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, उसको कूल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने इस वाटर कंडेंसर के जरिए हम उसको पूर्णतः कूल करके लिक्विड में फिर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर प्रेशर को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन
जैसे ही इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में उस लिक्विड एयर को डालेंगे तो गर्म होकर पहले नाइट्रोजन निकलेगा, फिर आर्गन निकलेगा, फिर ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे 2 से अधिक मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, मिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस से हमने एयर को अलग करके आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे आगे कुछ और टॉपिक। क्रिस्टलाइजेशन यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉलिड एंड प्यूरिफाई इट। क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग करते हैं इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉलिड, मतलब जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए, सॉलिड में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग करते हैं। इट सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसमें क्या होता है कि हम लोग सॉलिड, प्योर सॉलिड के रूप में मिक्सचर को अलग कर लेते हैं क्रिस्टल के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन अ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अ सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है, या हम इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए या एलम को इम्प्योर सैंपल से अलग करने के लिए। इट इज बेटर मेथड दैन इवेपोरेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से अच्छा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड डिकम्पोजेस और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। जैसे अब क्या होता है कि सॉलिड डिकम्पोज करते हैं या सम लाइक शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On the evaporation, these contaminate the solid. अब क्या होता है कि इवेपोरेशन के जरिए हम लोग कुछ सॉलिड जो इम्प्योरिटी है उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिक्विड तो निकल जाता है लेकिन जो सॉलिड इम्प्योरिटी के रूप में डिफरेंट सॉलिड सब है वो रह ही जाते हैं। तो इसका हम उस प्रोसेस से अच्छा मानते हैं इवेपोरेशन से। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग करते हैं क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से प्योर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक चाइना डिश लिए और एक बीकर लिए। इस बीकर में वाटर रख दिए, क्योंकि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है उसको डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते। फिर उसको हीट करना चालू किया, तो जो बीकर में वाटर है वो हीट होकर गैस में बदलना, और वो गैस चाइना डिश से जैसे ही टच किया तो वो अपना हीट इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो कॉपर सल्फेट इसमें क्या होने लगा, हीट अप होने लगा। फिर धीरे धीरे इसको हम क्या करते रहेंगे, मिलाते हुए रहेंगे। नतीजा क्या होगा कि एट अ टाइम जो भी इसमें से कॉपर सल्फेट है वो सॉलिड क्रिस्टल के रूप में बन जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो सब ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा ही होता है जब सॉल्ट को जब हम सी से करते हैं तो क्या करते हैं कि उस वाटर को लाते हैं, फिर उस वाटर को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, और धीरे धीरे उनमें से जो भी सॉल्ट है वो क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं, जो इम्प्योरिटी है वो सब कहाँ से हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा बात हम आपको बताते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, एक प्रकार का टेक्निक है जिस टेक्निक से इंक जो डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट कलर से मिलके जो एक पार्टिकुलर इंक बनता है, उस पार्टिकुलर इंक से डिफरेंट कंपोनेंट कलर को अलग करते हैं। जैसे अब एक क्रोमेटोग्राफी करते कैसे हैं, तो उसके लिए एक हम क्या लेते हैं, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लिए और 3 सेंटीमीटर ऊपर मार्क कर देते हैं। उसके बाद एक लाइन कर दिया, उसी के बीचों बीच क्या करते हैं हम, जो इंक है उसका एक डॉट स्पॉट डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसको हम एक ग्लास जार में डालते हैं उस स्ट्रिप को, और एक ऊपर से कवर लगा देते हैं, उसको टेप से अटैच कर देते हैं। फिर इस वाटर 3 सेंटीमीटर जो स्पॉट है उस स्पॉट को वाटर से ऊपर रखते हैं। कुछ समय बाद जब वैसे छोड़ते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट फिल्टर पेपर है वो ड्राई है, तो नीचे का जो वाटर है वो धीरे धीरे ड्राई फिल्टर पेपर की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे वाटर ऊपर राइज करेगा तो जो डाई है, जो ब्लैक स्पॉट है और उस ब्लैक में जो डिफरेंट कलर है वो सब भी सेपरेट होते हुए चलते जाएंगे। इस तरीके से कुछ समय बाद आप देखोगे तो जो डाई है और डाई जितने कलर से मिलकर बना हुआ है वो सभी कलर अलग अलग लेयर में आपको अलग दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो
कि ब्लैक इंक जितने डिफरेंट कलर से मिलके बने हैं उसको आप सेपरेट अलग कर सकते हो। चलिए आज आगे हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो वह प्रक्रिया जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन होता है फिजिकल चेंज कहलाता है। एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और इस दौरान नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। और फिजिकल चेंज, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। द कॉमन फिजिकल चेंज आर चेंज इन द कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ईटीसी। जो फिजिकल चेंज है वो क्या क्या है, वो कलर में जब फिजिकल चेंज दैट मीन्स किसी भी मैटर में अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो क्या हो सकता है, उसमें उसका कलर चेंज हो सकता है, वो हार्डनेस उसका चेंज हो सकता है, रिजिडिटी चेंज हो सकता है, फ्लूइडिटी चेंज हो सकता है, उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चेंज होंगे किसी मैटर में तो कहे जाएंगे कि ये फिजिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज आर केमिकल चेंज। वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में नया सब्सटेंस बनता है और मैटर का या सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है उसको हम लोग केमिकल चेंज करते हैं। जैसे केमिकल चेंज में कौन कौन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे, ऑर्डर, इनफ्लेमेबिलिटी, ईटीसी सब चेंज होंगे। एग्जाम में आपको आता है डिफरेंस लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, मतलब आप 3-4 लिख सकते हो डिफरेंस तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, ठीक है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता है, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो जो केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल। इसी तरीके से हम पॉइंट को मिलाकर लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम इसके डिफरेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए आप बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। हमने बुक का फिगर इसलिए दिखाया ताकि आपका समय बचे और चीज़ों को आप जान सके। इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा डाउट हो जो पिक्टोरियल भी में आप समझ सके तो आप बुक को रेफर कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है देन यू कैन सेंड योर कमेंट, आई विल श्योर रिप्लाई ऑन योर कमेंट। थैंक यू।